आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, हम सब के सम्माननीय हैं, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और जिन्होंने बड़े थोड़े से शब्दों में एक विस्तृत विषय को, शिक्षा नीति 2020 को एक बहुत ही सरल शब्दों में बांधा और हम सबको प्रेरित किया। और अक्सर हम सब लोग जब भी उनके पास जाते हैं, बड़े ही सरल, बड़े ही स्पष्ट, बड़े ही सीधे ढंग से और बड़ी संवेदना के साथ हमारे विषयों को सुनते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को पाकर हरियाणा धन्य है। उनको प्रणाम करता हूं। अपने दो साथी कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं, डॉक्टर आर.के. मित्तल, जिनको कल भी हमने शिक्षा परिषद के वेबिनार में सुना, डॉक्टर आर.के. मित्तल जी, और इस महाविद्यालय के प्राचार्य, इस महाविद्यालय के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ऋषिपाल जी, डॉक्टर कामराज संधू, जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे ऐसे अच्छे वेबिनार अच्छे लोगों के साथ किए जाएं और जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएं। जो नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसको यदि मैं अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करूं तो ये एक ऐसा प्रयास है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक साथी था जो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने लगा। हमारी पहली क्लास जो थी वो सर्जरी की थी, तो जो सर्जन हमारी क्लास लेने आए, उन्होंने कहा, भाई ये लंगड़ा कर जो तू चल रहा है, तेरे को अपेंडिसाइटिस होगा, तू अपेंडिसाइटिस निकलवा ले। उस बेचारे ने अपेंडिक्स निकलवा लिया, फिर भी वो लंगड़ाता रहा। अगले सप्ताह हमारी क्लास ईएनटी की थी, तो ईएनटी वाले ने कहा, तू लंगड़ा कर चल रहा है, तेरे को हो सकता है टॉन्सिलाइटिस हो, तू टॉन्सिल निकलवा ले। उस बेचारे ने टॉन्सिल निकलवा लिए, फिर भी वो लंगड़ाता रहा। तीसरी बार डेंटिस्ट की क्लास थी, तो उसने कहा कि तेरे को दांत में दर्द है, तू दांत अपना निकलवा ले, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तू लंगड़ाना ठीक हो जाएगा। उस बेचारे ने दांत भी निकलवा लिया, परंतु चौथे हफ्ते जब वो ठीक चलने लगा तो मैंने उसे कहा कि भाई क्या निकला? तो उसने कहा, पाँव के जूते में एक कील था, उस कील को निकाला और मेरा लंगड़ाना ठीक हो गया। यानी हमने अनेकों प्रयास किए शिक्षा नीति को ठीक ढंग से, समस्या को जड़ से आज तक पकड़ा ही नहीं गया। तो मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक नई शिक्षा नीति ऐसी बनाई, शिक्षा नीति 2020, जो समस्या को जड़ से पकड़ने का प्रयास है, जो समस्या को मूल रूप से पकड़ने का प्रयास है, जिसमें शिक्षा के मूल तत्व को, जिसमें शिक्षा के दर्शन को, जिसमें शिक्षा के मनोविज्ञान को, जिसमें शिक्षा की स्वायत्तता को, जिसमें शिक्षा के पाठ्यक्रमों को, जिसमें शिक्षा में प्रशासन कैसे हो, इस सब की चर्चा की गई है। और एक ये ऐसी शिक्षा नीति है जिसे मैं ये मानता हूँ कि पिछले 76 सालों में भारत के दर्शन को सामने दुनिया के लाने का एक प्रयास है। और भारत की शिक्षा की चर्चा जो स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने की, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सबके अंदर सुप्त शक्तियां हैं और शिक्षा का उद्देश्य उन सुप्त शक्तियों को जागृत करना है। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाली ये पहली शिक्षा नीति है जिसमें ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक छात्र की सुप्त शक्तियों को उजागर किया जाए और वो दुनिया में जो बनना चाहे वो बन पाए। ये शिक्षा नीति श्री अरबिंदो के मार्ग पर चलने का रास्ता है, जिन्होंने कहा, देयर इज डिविनिटी इन एवरी चाइल्ड एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टेक आउट दैट डिविनिटी। कि यानी प्रत्येक छात्र के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दिव्यता है और शिक्षा का उद्देश्य उस दिव्यता को उजागर करना है, उस दिव्यता को बाहर निकालना है। और मुझे लगता है कि ये शिक्षा नीति श्री अरबिंदो के मार्ग पर भी चलने के लिए प्रयासरत है। ये शिक्षा नीति गुरु गोवलकर की शिक्षा पर चलने के लिए तैयार है। ये शिक्षा नीति देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ एजुकेशन इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और ये शिक्षा नीति
पूर्ण सर्वांगीण विकास पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। और मैं ये मानता हूँ कि ये शिक्षा नीति यदि सही ढंग से क्रियान्वित की गई, और मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि इस सिस्टम के चलते, इन सरकारों के चलते ये पूर्ण रूप से क्रियान्वित की जाएगी। और आने वाला समय जो भी शिक्षक इसको सुन रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पे शिक्षार्थी और शिक्षक मूल रूप से फोकस्ड होंगे, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। और जिस बात की चर्चा हम पिछले 20 बरस से निरंतर शिक्षा नीति पर करते आए हैं कि शिक्षक का मान सम्मान, शिक्षक को सेंटर स्टेज पर लाना, और जो हमारी परंपरा थी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी शिक्षक के मान सम्मान को पुनः वापस लौटाना, पुनः स्थापित करना, पुनः जागृत करना, और शिक्षार्थी को वही गुरु शिष्य का दर्जा देना, यानी पुनः गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करने में ये शिक्षा नीति एक अहम भूमिका निभाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने पिछले पूरे महीने से पूरे प्रयास किए हैं विभिन्न माध्यमों से कि कैसे इस शिक्षा नीति की चर्चा पहले आम जन में की जाए। आप देखें 2.5 लाख लोगों ने इस शिक्षा नीति को बनाने में सुझाव दिए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये शिक्षा नीति सरकार द्वारा आरोपित कोई शिक्षा नीति नहीं है। ये शिक्षा नीति सारी जनता को मिलाकर, उनके सुझावों को लेकर जन जन की शिक्षा नीति है। और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इस सदी का, मैं ये समझता हूँ कि भारत, क्योंकि आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत आज सबसे बड़ा युवा देश है, उस युवा देश और उस बढ़ती हुई अर्थनीति को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यदि शिक्षा को हम मूल रूप से लें तो शिक्षा मनुष्य के जीवन के परिष्कार एवं विकास की प्रणाली है। जीवन के प्रत्येक अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में मानव जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। और यह शिक्षा नीति जीविका से अलग करके, क्योंकि अब तक की शिक्षा नीतियां जितनी भी रही, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें केवल क्लर्क बनाने की प्रेरणा दी, परंतु ये शिक्षा नीति हमें केवल जीविका उपार्जन के लिए मदद नहीं करेगी, हमें अपना जीवन कैसे उपयोगी बने, न केवल अपने लिए परंतु समाज और राष्ट्र के लिए हमारा जीवन कैसे उपयोगी बने, इसके लिए भी कारगर साबित होगी। ये इस शिक्षा नीति में यदि ठीक ढंग से ये क्रियान्वित होती है तो हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शिक्षा ऐसा जो भी व्यवहार जो मनुष्य के ज्ञान की परिधि को विकसित करे, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी तक रट्टा पद्धति, क्रैमिंग, तो ये जो शिक्षा पद्धति है ये हमारे ज्ञान की परिधि को विस्तृत करेगी। और आज तक जितनी भी शिक्षा नीतियां आई हैं, जितनी भी शिक्षा पद्धतियां हैं, वो केवल बाह्य दृष्टि को गहरा करने के लिए हैं। ये पहली शिक्षा नीति है जो अंतर्दृष्टि को भी गहरा करेगी। हमने आज तक केवल और केवल भौतिकता की बात की है, कभी जिसके लिए हम बने हैं उसकी चर्चा ही नहीं की। मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ, इस बात को, अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि को अपने ढंग से आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं तो मैं खड़े होकर ही मरीजों को देख पाता हूँ, क्योंकि इतने मरीज होते हैं, लाइन में आते हैं, तो अक्सर डायस पर खड़ा होना पड़ता है। तो एक मरीज आया, अक्सर जितने भी मरीज आते हैं किसी के पास 1 चश्मा, किसी के पास 2 चश्मे। एक दिन एक मरीज आया, उसके पास 3 चश्मे थे और तीनों लाकर उसने मेरे डायस पर पटक दिए। मैं एक बार तो झल्लाया और गुस्से में भी आया, परंतु फिर मन में उत्सुकता आई कि इससे पूछ तो ले कि ये 3-3 चश्मे किस लिए लिए। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा पहला चश्मा दूर देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता है। दूसरा चश्मा नज़दीक देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता है। तो तीसरे के बारे में बता। तो उसने कहा तीसरा डॉक्टर साहब इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो मैंने कहा कि तू एक काम कर, तूने 3-3 चश्मे रखे, तू कल से 4 रख। उसने कहा डॉक्टर साहब अब तक 3 से परेशान थे, अब चौथे की बात करते हो। मैंने कहा देख, तूने दुनिया को बाहर से देखने के लिए 3-3 चश्मे रखे, कभी तूने अपने अंदर भी झांका?
अपने अंदर झांकने के लिए तू ये चौथा चश्मा रख, और ये जो शिक्षा नीति 2020 है ये हमें अंदर झांकने के लिए मजबूर करेगी, हमें अंदर झांकने के योग्य बनाएगी। और इसलिए ये शिक्षा नीति हमारी अंतर्दृष्टि की गहराइयों को छुएगी, और तब जो हमारे वेद कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते, यानी विद्या वह जो मुक्ति दिलाए, ये शिक्षा नीति 2020 हमारे वेदों की बात को साबित करेगी कि विद्या वही जो हमें मुक्ति दिलाए, हमारी अंतर्दृष्टि को गहरा करे, विद्या वह जो प्रतिक्रियाओं का परिष्कार करे। आज हम जब भी कभी अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स, अपना रिप्लाई, आप आज की जनरेशन का देखो, बिल्कुल रफ, इमीडिएटली इनटॉलरेंट जनरेशन हम पैदा कर रहे हैं। परंतु शिक्षा वह है जो प्रतिक्रियाओं का परिष्कार करे, यानी उन्हें प्योरीफाई करे। और ये जो शिक्षा नीति है, जब ये हमारा सर्वांगीण विकास करेगी, तो जिस ढंग से हम रिएक्ट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसको प्योरीफाई करने का भी काम करेगी। और चौथी बात जो शिक्षा की होती है कि ये हमारी क्रियाओं को उत्तेजित करे। और ये जो शिक्षा नीति 2020 है, ये हमें क्रियाओं को पूर्ण ढंग से उत्तेजित करेगी, एक कैटलिस्ट का काम करेगी, ताकि इस शिक्षा नीति के रहते जन जन अपने काम को करने के लिए उत्तेजित हो। यानी वर्क कल्चर, जिसकी आज के देश में, आज हमारे देश में बहुत कमी है, और जिसको सुधारने में निरंतर प्रधानमंत्री अपने उद्बोधनों में कहते रहते हैं कि अपनी आपको अपने अंदर एक वर्क कल्चर को पैदा करना, उस वर्क कल्चर की बात जो हमारे यहाँ से प्राय लुप्त होती जा रही है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम ऐसे नवयुवक पैदा कर पाएंगे जो भारत की संस्कृति को समझेंगे, भारत की सभ्यता को समझेंगे, भारत के संस्कारों को समझेंगे, भारत की धाती को समझेंगे, भारत के साहित्य को समझेंगे। और आगे चलकर जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की थी कि मुझे 100 आत्मावान व्यक्ति चाहिए तो मैं इस देश की दशा और दिशा को बदल सकता हूं। मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो नौजवान पैदा होंगे वो बिल्कुल आत्मावान होंगे, जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की थी। शिक्षा का लक्ष्य जो हमारे इतिहास में हमें बताया गया, या जो हमारे वेदों और उपनिषदों ने हमें बताया, कि व्यक्तित्व का संतुलित एवं संपूर्ण विकास, यानी आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास। और नई शिक्षा नीति में वो सब कुछ दिया गया है जिसके माध्यम से हमारा न केवल शारीरिक विकास होगा, अपितु मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी होगा। और WHO भी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने भी यही कहा कि हेल्थ के 4 पैरामीटर्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। और ये नई शिक्षा नीति इन चारों आयामों को पूर्ण करेगी। और इसलिए ये मैं मानता हूँ कि ये बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास में मदद करेगी। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन विधि का संरक्षण, संवर्धन और हस्तांतरण होता है। और मैं ये मानता हूँ कि जब ये नई शिक्षा नीति हमें प्रेरित करेगी कि हम भारत की धाती, भारत के साहित्य, भारत की संस्कृति को पढ़ें, जिसकी चर्चा शिक्षा मंत्री जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से की कि मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप बिस्मार्क को पढ़ें, लेनिन को पढ़ें, परंतु आप भारत के चाणक्य, भारत के विदुर और भारत के जितने भी लौह पुरुष हुए उनकी चर्चा करें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ शिक्षा मंत्री जी की इस बात से कि हमें पहले अपने मूल को समझना होगा, अन्यथा हमारी वही स्थिति होगी जो कार्ल मार्क्स, जो इतना बड़ा विचारक था, जब उसकी माँ बीमार हुई तो माँ की एक छोटी सी बगीची थी जो बहुत ही उसे प्रिय थी, तो उसने मार्क्स को कहा कि तू कुछ दिन अपने काम से छुट्टी ले और इस बगीची का ध्यान रख। अब मार्क्स ने बहुत ही अच्छा ध्यान रखा, परंतु बगीची फिर भी सूख गई। तो जब माँ ने देखा थोड़े दिनों के बाद कि बगीची सूखी कैसे, तो उसने कहा कि मार्क्स तू कैसे इस बगीची का ध्यान करता रहा। उसने कहा मैं कपड़ा लेकर माँ रोज़ इसके पत्तों को, इसके तनों को साफ करता रहा। तो माँ ने माथा पकड़ा, माँ ने कहा कि तू असली चीज़ तो भूल गया, तुझे असली काम तो जड़ को
पानी देने का था, जड़ को नहलाने का था, और तूने वही काम भूल गया। जब कार्ल मार्क्स जैसा विचारक केवल और केवल पत्तियों की देखरेख करके पौधों की देखरेख मानता है, तो शिक्षा मंत्री जी ने जिस बात की चर्चा की, मैं उसका अनुमोदन करता हूं कि हमें अपनी जड़ों को, क्योंकि ये शिक्षा नीति ऐसे ही नवयुवक पैदा करेगी जिनकी जड़ें भारतीयता में हों, और फिर उनके तने चाहे भले ही पूरे विश्व में फैलें। और जब स्वामी रामतीर्थ जब जापान में गए तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे पौधे, बोनसाइज देखे, बरगद और पीपल के पेड़ इतने छोटे छोटे, तो स्वामी जी को बड़ी हैरानी हुई कि भारत में तो वट वृक्ष, कुरुक्षेत्र का वट वृक्ष आप देखें, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लगभग 5000 साल पुराना, आज भी अपनी शाखाओं के साथ खड़ा है। तो स्वामी जी को बड़ी हैरानी हुई कि छोटे छोटे पौधे कैसे बनते हैं। तो उन्होंने पूछा, जो माली वहाँ पर था, तो उस माली ने कहा बड़ा सीधी सी बात है कि हम इनकी जड़ों को काटते रहते हैं। तो अब स्वामी जी की समझ में आया, और आकर उन्होंने भारत में सबको चेताया कि यदि भारत तरक्की नहीं कर पा रहा, उन्नति नहीं कर पा रहा, तो उनकी समझ में आया कि हमारी भी जड़ों पर, हमारी भी मूल पर प्रहार आक्रांताओं ने, आतंकियों ने, जितने भी इस देश पर आक्रमणकारी थे, चाहे वो शक थे, हूण थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, पुर्तगीज थे, स्पेनिश थे, जितने भी लोगों ने भारत पर आक्रमण किए, उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, और इसीलिए वो छोटे छोटे जो हमारे, हम जैसे आत्मावान लोग चाहते हैं वैसे पैदा नहीं कर पाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये ऐसे जड़ों के मजबूत नौजवान पैदा करेगी, और फिर उनकी उन्नति वैसी ही होगी जैसे वट वृक्ष और पीपल के पेड़ इस देश में होते हैं, और ऐसी जड़ों के सहित नौजवान इस देश में पैदा हों। ये जो सेंचुरी है, इसके बारे में हमें ये समझना होगा कि ये जो सदी है, ये लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग, ये 3 शब्द हमें याद करने पड़ेंगे, अच्छे ढंग से अपने जहन में बिठाने पड़ेंगे। केवल लर्निंग की सदी नहीं है, क्योंकि जैसा मंत्री जी ने चर्चा की कि इस युग में जितने भी अकुशल कारीगर हैं उनका स्थान मशीनें ले लेंगी, परंतु जो कुशल कारीगर हैं, क्योंकि आने वाला समय बिग डाटा एनालिसिस, आने वाला समय मशीन लर्निंग, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और उसमें जितने भी युवा, जो मल्टीप्लिसिटी, जो प्लुरलिसिटी की बात इस शिक्षा नीति में की गई कि सबका ज्ञान थोड़ा थोड़ा वो युवा लेंगे, ऐसे युवा जब कुशल होकर आगे आएंगे तो उनके लिए ही रोजगार होगा, क्योंकि बाकी सब युवा जो अकुशल कारीगर की ग्रुप में आते हैं, वो लोग वापस घर बैठना उन्हें पड़ेगा, उनके स्थान मशीनें ले लेंगी। तो मैंने कहा कि ये जो सदी है, ये लर्निंग, पहले तो हम सीखें। हमने भी अपने जीवन में, जब मैंने 1988 में सर्जरी करनी शुरू की, तो जो टेक्निक तब थी वो आज 32 साल डाउन द लाइन नहीं है। यदि मैंने अपनी टेक्निक को 5 बार पिछले 32 साल में ना बदला होता तो शायद मैं एक कुशल सर्जन नहीं बन पाता। ऐसे ही सबके लिए ये हमारे ज़रूरी है कि जो हमने 50 साल पहले सीखा था वो केवल हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु उसे हमें भूलना होगा और रीलर्न करना होगा, कुछ नया सीखना होगा। मुझे उदाहरण याद आता है ओस्पेंस्की और गुरजिएफ का। ओस्पेंस्की इस दुनिया का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, और उस ओस्पेंस्की ने जब पूरे मैथमेटिक्स की रिसर्च कर ली तो अंततः गुरु की तलाश में गया। गुरजिएफ उसे मिले, और जब उसने गुरजिएफ की चर्चा सुनी तो उसने कहा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरजिएफ ने कहा कि पहाड़ी पर आ जाना। ओस्पेंस्की को पहले तो अटपटा सा लगा कि पहाड़ी पर ले जाकर ये व्यक्ति क्या करेगा। गुरजिएफ उसे पहाड़ी पर ले गए। हाँफता कांपता वो व्यक्ति गुरजिएफ की झोपड़ी में जब गया तो गुरजिएफ ने उसे कहा चाय पियोगे? उसने कहा हाँ। कप उसके हाथ में दे दिया, प्लेट उसके हाथ में दे दी, और स्वयं केतली से चाय उड़ेलने लगे, और चाय डालते ही चले गए, चाय गिरती चली गई। ओस्पेंस्की को लगा कि कैसा गुरजिएफ है कि ये ध्यान ही नहीं दे रहा कि चाय गिरती जा रही है और ये डालता जा रहा है। तो ओस्पेंस्की ने कहा गुरुदेव ये क्या, चाय तो भर गया कप। तो उसने कहा मैं तेरे को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तू मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन निकालते निकालते अपनी बुद्धि को इतना भर चुका है
कि अब इसमें कोई स्थान नहीं है कि कुछ और आ सके। इसलिए पहले तू वो भूल जो तूने पहले याद किया है, और जो केवल पराविद्या है, अपरा विद्या है। तू पराविद्या को जानना यदि चाहता है, यदि उस विद्या की बात गुरजीएफ ने भी की जो हमारे वेदों में चर्चित है, कि यदि तू उस विद्या को सीखना चाहता है तो पहले जो तेरे अंदर भरा है उसको खाली कर। ऐसे ही कहते हैं, बिथोवन के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। उसके साथ एक और व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे। उसने उन दोनों से पूछा कि तेरे को क्या आता है संगीत का? उसने कहा मुझे कुछ सुर आते हैं, कुछ राग आते हैं। तो उसने कहा तेरी फीस $100 लगेगी। और दूसरे ने कहा मुझे कुछ नहीं आता। उसने कहा तुझे फ्री पढ़ाऊंगा। उसने कहा ऐसा क्यों? इसको कुछ नहीं आता, इसको फ्री पढ़ाओगे, और मुझे इतना कुछ आता है, मेरे से $100 लोगे जब से मेरे से कम लेनी चाहिए। तो बिथोवन ने कहा कि ये $100 तुझे सिखाने के नहीं है, ये $100 तुझे वो चीज़ भुलाने के हैं जो तूने गलत सीखी है। यानी पूरी दुनिया में ये स्ट्रेस है कि सेंचुरी इज ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। और यदि हम ये कर पाए, और ये शिक्षा नीति पूर्ण तरह से इस बात को इंगित करती है, इस बात का संकेत देती है और इस बात पर जोर देती है कि हमें न केवल सीखना है परंतु सीखकर भूलना भी है और पुनः सीखना है, जो इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम कर पाएंगे। ये शिक्षा नीति, ऋषिपाल जी कितना समय है? और ये शिक्षा नीति, बस आखिरी 2 बातें करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मंत्री जी के पास भी समय कम है और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय पहले ले लिया। ये शिक्षा नीति एक सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है कि कंटिन्यूस एजुकेशन, सतत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक माध्यम और प्रेरित करती है हम सबको कि हम कैसे अपने आप को सतत शिक्षा में डालें। और मैं ये मानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखा किसी भी समय जा सकता है। सुकरात जब आखिरी दिन उसे जहर का प्याला दे दिया गया और उस रात को उसे पता है कि 24 घंटे में तेरी जान चली जाएगी, परंतु फिर भी रात को उसने संगीत सीखना शुरू किया। लोगों ने कहा ये आपकी आखिरी रात है, तुम संगीत सीखना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या जवाब दूंगा कि तूने एक भी क्षण जो प्रभु ने मुझे दिया यदि उसको बेकार किया। ये शिक्षा नीति सतत शिक्षा में सबको डालने का प्रयास है। इसीलिए मल्टीपल एग्जिट और एंट्री जो पॉलिसीज इस शिक्षा नीति ने दी हैं वो हमें सतत शिक्षा में डालने का एक प्रयास है, कंटिन्यूस एजुकेशन का प्रयास है। और जैसा मैंने कहा, शिक्षा लेने की ना कोई उम्र होती ना कोई समय होता। मैं अपना अनुभव एक बताता हूँ कि मैं एक कविता लिख रहा था, तो मैंने चिड़िया से कहा कि चिड़िया मैं तुझ पर कविता लिखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमें प्रेरित करती हैं सतत शिक्षा में जाने के लिए। मैंने चिड़िया से कहा कि मैं तुम पर कविता लिखना चाहता हूँ। चिड़िया ने कहा कि क्या तुम्हारे शब्दों में मेरे परों की रंगीनी है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा क्या तुम्हारे शब्दों में मेरे कंठ का संगीत है? मैंने कहा नहीं। तुम्हारे शब्दों में क्या मेरे डेनों की उड़ान है? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि नहीं है तो तुम मुझ पर कविता क्यों लिखना चाहते हो? मैंने चिड़िया से कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। तो चिड़िया ने जो उत्तर दिया वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। चिड़िया ने कहा, मैंने चिड़िया को कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। चिड़िया ने कहा फिर प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है? एक अनुभव हुआ नया, मैं मौन हो गया। और यही अनुभव हमारे जीवन को सतत शिक्षा में डाले रखते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, और 24 गुरु यदि आप देखेंगे तो उनमें सांप, गधा, पता नहीं क्या क्या ऐसे 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये शिक्षा नीति भारत के एक सकारात्मक सोच के नौजवान बनाने की नीति है। ये भारत के साहसी युवक बनाने की नीति है। ये भारत के संवेदनशील नौजवान बनाने की नीति है। ये भारत में संकल्पित नौजवान बनाने की नीति है। ये भारत के समर्पित नौजवान बनाने की नीति है। ये भारत के पूर्ण और पूर्ण राष्ट्रीयता के भाव से भरे, जिनके विचारों में राष्ट्रीयता हो। जैसे स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए तो उनके भाषण से प्रेरित होकर अनेकों लोगों ने अनेकों उपहार उन्हें दिए। एक अंग्रेज़ ने उन्हें ऐसा उपहार दिया जिसमें अंग्रेज़ी वेशभूषा थी, और स्वामी जी से अनुरोध किया
कि स्वामी जी यदि आप इस वेशभूषा को एक बार डाल लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो स्वामी जी ने उसका दिया, कोट भी डाला, पैंट भी डाली, टाई भी लगाई, परंतु जब बाहर आए तो वो अंग्रेज़ देखकर हैरान हुआ कि स्वामी जी सिर पर साफा ही लगाए हुए हैं, स्वामी जी ने हैट नहीं डाला। तो उस अंग्रेज़ ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी यदि आप हैट भी डाल लेते तो मुझे और प्रसन्नता होती। तो स्वामी जी ने जो उसको उत्तर दिया वो हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसा उत्तर जो उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत रहेगा। और ये नई शिक्षा नीति हमें उस विचार से जोड़ेगी जिसमें हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे आहार में, हमारे हर चीज़ में भारत रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे प्यार से सुना, आप सब ने मुझे सम्मान दिया। शिक्षा मंत्री जी ने, जिन्होंने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कुलपति साथियों का, नीता मेहता जी का, डॉक्टर आर.के. मित्तल जी का, जिनको अभी हम सुनेंगे, और जो सभी लोग इस वेबिनार के माध्यम से हम सब से जुड़े, उन सबको पुनः प्रणाम करते हुए और अपने देश के प्रधानमंत्री और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए कि ऐसी शिक्षा नीति जो भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगी, जो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएगी, देने के लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।